जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है कि दूसरे के साथ रिश्ता करना हो बेहतर तो उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो। क्या रशिया और चाइना के बीच में कुछ ऐसा ही चल रहा है? इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। कितने सारे वेस्टर्न थिंक टैंक्स आर सेइंग दैट रशिया हैज बिकम अ कॉलोनी ऑफ चाइना। लेकिन क्या यह बात सही है? तो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए हमें दोनों तथ्यों को जानना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं इस ट्रेजेक्टरी से, क्योंकि चाइना का जिक्र आया है। कहा जाता है कि चाइना हिस्टोरिक ह्यूमिलिएशंस को बेस बनाकर आज की स्ट्रेटजी रखता है। आप कहेंगे मतलब क्या है? मतलब यह है कि चाइना चाहता है ग्लोबल डोमिनेशन। चाइना चाहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी चाइना सेंट्रिक, उसको कहते हैं साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। एक समय था जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको बनाने वाले माओ जेडोंग थे, वो चाइना की सरजमी पर लड़ रहे थे कुमिंटांग की फोर्सेस से। उसके लीडर थे चिंग काई शेक। जिस समय माओ जेडोंग को पता नहीं था कि यार जीत भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, सपना तो बड़ा था, तो उस समय इनके ऊपर हाथ रखा था स्टालिन ने। मतलब ये कम्युनिस्ट बेसिकली सोवियत संघ के लीडर थे, तो इनका तो सपना ही था कम्युनिज्म का एक्सपेंशन। उन्होंने कहा माओ चाइना में चाह रहे हो तुम कम्युनिस्ट सरकार, ठीक है लाओ हम सपोर्ट करेंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएसएसआर वाज हैविंग अपर हैंड ओवर पीआरसी। अब जो हिस्टोरिक ह्यूमिलिएशंस की मैं बात कर रहा हूं, इसको हमारे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन भी कहते हैं कि चाइना एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रस्त है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना हो तो उसमें किसी देश की फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट, यानी किसी देश की विदेश नीति किन कारणों से बनी है, उसमें इतिहास और संस्कृति को जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल हिस्ट्री को देखते हैं। चाइना वॉज वंस ह्यूमिलेटेड बाय जापान फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम सदर्न साइड इट वॉज ह्यूमिलेटेड बाय वेस्ट। आप कहेंगे यहां पर कैसे? अरे जो चाइना का सदर्न पार्ट है ना, इसको कब्जाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, और इस रूट का इस्तेमाल प्लस इस रूट का इस्तेमाल फ्रॉम इंडिया साइड दे वर यूजिंग टू पेनिट्रेट इनटू तिब्बत एज वेल एज चाइना। सब्जुगेट करते थे चाइनीज रूल को। ओपियम वॉर के बारे में आपने सुना होगा। चाइना की जो उस समय डायनेस्टीज थी, दे वर एक्चुअली, जैसे they were trying hard, जैसे किंग डायनेस्टी, they were trying hard to push western parts from this area। उनका कहना था कि भाई ये ओपियम के थ्रू तुम केवल एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हो इकोनॉमिकली, हमें तुम सोशली कल्चरली भी वीक कर रहे हो। तो सोशल कल्चरल अटैक जो इन पर हुआ था उसके लिए वेस्ट जिम्मेदार माना जाता है भाई। ऊपर से रशिया, यानी कि उस समय यूएसएसआर था, तो एक समय पर यूएसएसआर वाला एरिया जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन था, तो वो भी जो चाइनीज एरिया में जो वॉर लॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट फ्रंट उसने ओपन किया हुआ था। तो एक तरीके से इनके इतिहास में तो आपको चारों दिशाओं से ही थोड़ा सा पिटाई दिख रही होगी, राइट। तो अब चाइना कह रहा है कि यार हम मिडिल किंगडम है दुनिया के, अब उस स्थिति में नहीं पहुंचना, अब एक्सपेंड करना है। अब जरा रशिया का कंटेक्स्ट ले लेते हैं। हमें यह तो पता लग गया कि एक समय पर यूएसएसआर वाज हैविंग अपर हैंड एंड चाइना वाज एक्चुअली बीइंग ट्रीटेड एज यू कैन से यंगर ब्रदर। अब इसमें एक और एग्जांपल देखिए ह्यूमिलिएशन का। माओ जेडोंग मिलने गए थे स्टालिन से मॉस्को में। कहा जाता है कुछ हफ्ते इंतजार कराया था स्टालिन ने, मिलेंगे माओ जेडोंग तुमसे। मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का लीडर जा रहा है, और वो समय था जब इन्हें विशेष सपोर्ट की जरूरत थी कि भाई अब कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन तो चलो सक्सेसफुल हो गया, अब देश को स्टेबलाइज करना है, तो हमें हथियार चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज में आपका सपोर्ट चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग में आपका सपोर्ट चाहिए। तो जिसको जरूरत होती है ना, तो रिश्ते की इक्वेशन में रियलिस्ट थॉट कहती है कि आप थोड़ा नीचे आते हैं तो पावर दूसरे के पास रहती है। मॉस्को से 27 किलोमीटर दूर इन्हें ठहराया गया था, तो यह भी कहा जाता है कि भाई वो उसका बदला शायद चाइना लेना चाह रहा है। अब बदला कई बार दुश्मन बनकर नहीं लिया जाता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दूसरे को निर्भर बना लो तो मुस्कान से आप बहुत ज्यादा फायदा दूसरे से उठा सकते हो, जैसे कि डिपेंडेंस। अब यह कहा जाता है कि डिपेंडेंस है या एडवांटेज माना जाए इसको। मतलब आप कहेंगे मतलब यह कि रशिया के लिए भी तो एडवांटेजेस है ना। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से सैंक्शन झेल रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में चाइना, उसको अगर एक अच्छा कस्टमर मिल रहा है ऑयल एंड गैस सप्लाई का, तो इसमें रशिया का क्या जाता है, अभी आपको पता लगेगा आगे आगे क्या क्या जाता है, राइट। जरा ये डेटा देखिए, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का डेटा है। जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, जो ब्लू बार है, दैट इज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट टू चाइना। अब आप 2023 का जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है उसका ग्राफ देखिए, तो इंपोर्ट भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। अगर मुझे बताइए
कार मैन्युफैक्चरिंग, आपकी वेपनरी यानी कि जो आप टैंक्स बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, उसमें आपको जो माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, उसमें जो आपको मशीन इक्विपमेंट चाहिए, अगर उसके लिए भी आप चाइना पर इतने इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता आपकी कुछ हद तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाइना के सामने नीची हो जाएगी? यानी कि भाई अगर चाइना ही आपकी इकोनॉमी को बचा सकता है, क्योंकि अगर बाकियों ने आपसे खरीदारी करना कम कर दिया और चाइना कह रहा है हमारे पास खरीदने का बड़ा स्कोप है, तो ऐसे में कस्टमर ड्रिवन मार्केट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? राइट, ये एंगल समझ में आपको आ रहा होगा। एक एंगल और बताता हूं आपको। ऐसा नहीं कि रशिया बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा, जैसे कि चाइना, जब यूएस ने कहा यार चाइना तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, इस पर हम 4 गुना कर देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी को, जिससे कि चाइना के जो इलेक्ट्रिक ऑटोमेकर्स हैं वो यूएस की मार्केट को पेनिट्रेट ना कर सकें अच्छे से। क्योंकि अगर चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूएस में पहुंच गए तो टेस्ला का क्या होगा भाई साहब, राइट? तो ऐसे में यूएस ने उस पर 4 गुना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। रशिया ने कहा टेंशन वाली बात नहीं है यार, तुम हमारे यहां बेचो, यू आर मोर देन वेलकम। तो इसी वजह से हमने देखा कि जो टोटल ट्रेड है ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। जैसे यहां पर देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ चाइनीज कार्स पार्ट्स टू रशिया रीच्ड $23 बिलियन 2023 में, जबकि उससे पिछले साल, एक साल पहले $6 बिलियन था। भाई साहब $6 बिलियन से $23 बिलियन इंक्रीज हुआ है एक साल में, बड़ी बात है ये। एनर्जी की बात करते हैं, रशिया की आधी जो कमाई है वो ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट से आती है। तो बताइए अगर यूरोपियन जो कस्टमर्स है वो कट ऑफ हो गए हैं तो चाइना इसमें एक लेवरेज पोजीशन में आया है कि नहीं आया? आपने सुना भी होगा कि रशिया इज गिविंग ऑयल, क्रूड ऑयल एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो चाइना के लिए भी एडवांटेज है, रशिया के लिए भी है भाई, है कि नहीं? अब लेकिन चाइना ने कहा कि देखो रशिया, तुम हमारे बहुत काम आ रहे हो और हम साबित करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे काम के हैं। तो रशिया ने कहा कि ठीक है यार, तुम तो हमारी चीजें खरीद रहे हो ना, तुम खरीदते हो हमसे, हमारे पास पैसा आता है, उस पैसे से हम अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं और यूक्रेन में जो वॉर को कंटिन्यू करना करते हैं। चाइना कह रहा है नहीं, दोस्ती का एक और नज़ारा दिखाएंगे। क्या? तो जब वेस्टर्न लॉबी ने प्राइस कैप लगा दिया कि भाई ऑयल का जो ट्रेड होगा वो इतने से ज़्यादा नहीं होगा, तो चाइना ने कहा कि यार रशिया तो ऑलरेडी हमें डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि हम रशिया को और कम पे करें? नहीं नहीं नहीं, चाइना ने कहा रशिया, हम तुम्हें जो इन्होंने प्राइस कैप लगाई है ना, हम इससे ज़्यादा पे करेंगे। तो रशिया ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जब दूसरे को निर्भर बनाना हो तो ऐसे कुछ पॉइंट्स भी देने पड़ते हैं। बिल्डिंग वॉर मशीन्स, जो मैंने आपको अभी डायमेंशन बताया था कि आपके जो इवन आपको पता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज कोर पार्ट ऑफ रशियन इकोनॉमी, राइट? 70% जो मशीन टूल्स हैं वो इस समय चाइना से जा रहे हैं रशिया में। 90% जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो चाइना से जा रहे हैं, 90%। कुछ आपको याद आ रहा है, कुछ टाइम पहले व्हेन ताइवान वाज इन ट्रबल, तो वहां से अगर चिप्स का एक्सपोर्ट धीमा हो गया था, तो शायद आपको याद हो रहा होगा कि हमारी कंट्री में भी जो आप कार बुक कर रहे थे वो कार वेटिंग में चल रही थी। यानी कि कितने सारे जो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हो वो बाजार में आना धीमा हो गया था, प्राइस बढ़ गए थे, राइट? थाईलैंड का याद आ रहा है आपको? वो जो आपकी स्टोरेज इंडस्ट्री है, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, उसके लिए जाना जाता है। जब वहां पर डिजास्टर आया था तो उसके बाद इन पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव का रेट बढ़ गया था। तो सोचो अगर रशिया 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहा है चाइना से, और चाइना कल को इसका अनड्यू एडवांटेज लेना चाहे कि भाई 90% तो तुम हम पर निर्भर हो ना, तो अब हम इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड चाहते हैं, तुम हमारे साथ लो। ये इंडिया जो है बहुत इंडो पैसिफिक कर रहा है। इंडिया जो है क्वाड के साथ मिलकर, यूएस के साथ मिलकर, दे वांट टू काउंटर चाइना। रशिया, डोंट यू थिंक दैट यू शुड स्टैंड विद चाइना? तो रशिया क्या करेगा उस समय पर जब इतना ज्यादा निर्भर होता जा रहा है? एंगल समझ में आ रहा है? बिकॉज व्हेन वी यूज द वर्ड कॉलोनी, कॉलोनी सिग्निफाई व्हाट? दैट वन पर्टिकुलर नेशन, in this case China, is taking advantage from Russia, and Russia may not be having any other choice in present context. That is what Endless is saying. अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, बता दूं आपको, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। आप अगर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक एक ही बैच में सभी तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑफ इंडिया। मतलब इसमें बुक्स भी हैं, पर्सनल मेंटरशिप भी है, 4 कोर्सेज हैं। पहले कोर्स कंप्लीट कराते हैं, फिर रिवाइज कराते हैं, फिर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको स्टडी IQ कैंपस में बुला लेते हैं, जहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना सब कुछ होता है। तो ये मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बैच है।
अगर आपने ऑफलाइन तैयारी करने की सोची है तो आप सुपर 100 ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। ये करोल बाग मेट्रो स्टेशन के जैसे आप उतरते हैं वहीं पर आपको मिल जाएगा सेंटर। 27 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, यहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी में आपको मिलूंगा। ये ऑनलाइन लाइव अलग बैच चलेगा, ऑफलाइन अलग चलेगा, दोनों जगह में मिलूंगा। PSR ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, मतलब सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ऑप्शनल है क्योंकि GS में इतना ज़्यादा ओवरलैप है, प्लस इस ऑप्शनल में अपने आप में भी ओवरलैप है। सो IT इज दिस ऑप्शनल, तो यू कैन ज्वाइन त्यागी लाइव कोड लगाकर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बेसिक्स से मोक्ष तक सब कुछ पढ़ाता हूँ मैं इसमें। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए दो एडवांटेज और दे रहा है। पहला क्या है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, मतलब अकॉर्डिंग टू कार्नेगी एंडोमेंट जो एक थिंक टैंक है उसका कहना है करीब $300 मिलियन वर्थ का ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी लगभग हर महीने चाइना से रशिया में जा रही है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि उसको आप हथियार के लिए भी यूज कर सकते हैं और बिना हथियार के अदर एप्लीकेशंस में भी रख सकते हैं। तो ये थिंक टैंक ऐसा करते क्यों हैं? ये एक्चुअली USA को बताते हैं कि देखो चाइना मिल गया है, डुअल टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो इससे जो तुम अपने यहां से पैसा यूक्रेन को दे रहे हो, हथियार यूक्रेन को दे रहे हो, वो सब पैसा स्वाहा हो रहा है। चाइना का कुछ करो। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स। यहां पर सैटेलाइट का इस्तेमाल कहा जा रहा है कि चाइनीज सैटेलाइट्स आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस टू रशिया इन दिस रशिया यूक्रेन वॉर। अब जरा एसेस करते हैं इनकी रिलेशनशिप को। रशिया का कहना है कि रशिया और चाइना की रिलेशनशिप इज विदाउट लिमिटेशन, कह रहे हैं नो इज नो बाउंड। अब जरा एनालाइज करते हैं क्या वाकई विदाउट लिमिटेशन है ये, क्योंकि कहानी कुछ और बता रही है। जैसे अगर विदाउट लिमिटेशन है तो रशिया को मटेरियल सपोर्ट चाइना क्यों नहीं कर रहा? अभी भी जो रिलेशनशिप वो ट्रांजैक्शनल क्यों है? ट्रांजैक्शनल समझते हैं ना, खरीदने और बेचने वाला रिश्ता है। ठीक है, हम भारी मात्रा में तुमसे खरीद रहे हैं, ऑयल एंड गैस एटसेट्रा, एंड भारी मात्रा में तुम्हें बेच रहे हैं। बट जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, जिसको हम कहते हैं अलायंस पार्टनरशिप, इसका मतलब कि यार यूक्रेन तुम गलत हो, रशिया सही है। क्या ये वाला स्टांस हम यहां से देख रहे हैं? नहीं देख रहे भाई। क्या मेटेरियल सपोर्ट अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है? जैसे कि चाइना ऑल्सो हैज वेपनरी, क्या वो वेपनरी सपोर्ट रशिया को कर रहा है ओपनली? जैसे कि यूक्रेन को तो सपोर्ट मिल रहा है कि यूरोपियन नेशन से, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से, USA से। ऐसा सपोर्ट चाइना की तरफ से क्यों नहीं जा रहा भाई? जब चाइना कहता है कि वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे, तो रशिया जब उसमें अब यहां पर चैलेंज कर रहा है तो तुम कहां हो? तो वो कहां है विदाउट लिमिटेशन, राइट? दूसरा कहा जा रहा है कि रशिया के पास ना कोई चॉइस नहीं है इस समय, इतना बड़ा कोई और कस्टमर नहीं है, तो चाइना के साथ एंगेज करना पड़ेगा, राइट? और इस बात का अनड्यू एडवांटेज शी जिनपिंग वेरियस अदर नेगोशिएशंस में ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। स्विफ्ट से जैसे ही बाहर किया गया रशिया को, स्विफ्ट वो प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको आसान करता है, मैसेजिंग सर्विस। अब जब इससे बाहर कर दिया तो कहा गया कि भाई देखो चाइना और रशिया हम तो आपस में ना दोनों डॉलर पे डिपेंडेंस को कम कर देते हैं, 90% ट्रेड जो है हम रूबल एंड युआन में करेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन इसका असली एडवांटेज किसको हो रहा है भाई, ये तो बता दो। क्योंकि फॉरेक्स की बात करें तो यहां पर जो इंटरनेशनल अदर रिजर्व करेंसीज हैं, अदर इंटरनेशनल करेंसीज, डॉलर है, यूरो है, अदर्स हैं, उनका रेशियो घटकर 15% हो गया है। तो आप कहेंगे सबसे फायदा किसको मिला? अरे युआन को मिला है। यानी कि रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 60% युआन हो गया है। अगर हम नेशनल वेल्थ फंड की बात करें, उसका करेंसी कंपोनेंट की बात करें, 60% हो गया है। तो आपको नहीं लग रहा कहां डी डॉलराइजेशन करने चले थे, युआनाइजेशन कर रहे हैं। यानी कि चाइना को रशिया की इकोनॉमी में उसकी करेंसी को अनड्यू एडवांटेज मिल रही है। और चाइना तो चाहता ही ये है, वो दुनिया भर में युआन को इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहता है। और इंटरनेशनल करेंसी बनेगी कब? जब आप चाइना के साथ ट्रेड चाइना की करेंसी में करेंगे, जिससे कि एडवांटेज चाइना को मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि जो अमीर बना जाता है किसी देश के द्वारा, आपको क्या लगता है वो केवल अच्छा प्रोडक्शन करने से मिलता है? नहीं, वो ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने से मिलता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USA को डॉलर का एडवांटेज मिला, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी रही। तो ऐसे में अगर डॉलर से आप दूसरे देश से कुछ खरीदना चाहते हो तो आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीद पाओगे, तो एक अनड्यू एडवांटेज पाओगे कि नहीं पाओगे? बिल्कुल पाओगे। अब चाइना जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है, तो चाइना के साथ जो रशिया का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है वो यहीं पर लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि बताया आपको वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहता है। चाइना सेंटर बनना चाहता है वर्ल्ड का। कई बार आप सोचते होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर? भाई ज्योग्राफी तो वहीं रहेगी ना, ये थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है
कि जो चाइना जिस तरीके से इंटरनेशनल रूल्स को बदलना चाहता है अपने एडवांटेज में, वो बदल पाए। आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है। यू जस्ट हैव टू प्रपोज अ मॉडल विच इज बेनिफिटिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ नेशंस। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएसए ने ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को बनाने में, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक को बनाने में मुख्य रोल निभाया। मैंने अभी आपको बताया कि डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाने में ये ब्रिटेन वुड की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1944 में, फिर स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 में, इसके बाद का जो पीरियड था इसका एक मेन रोल रहा। लेकिन फिर भी हमने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि हम सबको भी उससे फायदा था। यूएसए को ज्यादा फायदा था, लेकिन ना से कुछ होना बेटर था, तो हमें इससे फायदा था। ट्रेड बेटर हो पाएगा जी, है ना? तो ऐसा ही कुछ चाइना करना चाह रहा है। चाइना इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्लोबल नेटवर्क से करना चाह रहा है। चाइना चाहता है कि ये ग्लोबल नेटवर्क नहीं, ये मेरी नेटवर्थ का एक नेटवर्क है, राइट? तो दैट इज व्हाट चाइना वांट्स टू डू। और उसके बाद जब आप दूसरों के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं तो आप कई सारे रूल्स, नेगोशिएशंस को अपने फेवर में कर पाते हैं। चाइना के लिए इनका खुद का नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। चाइना की लगभग $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो 10 गुना है रशिया से। इससे कुछ अंदाजा लग पा रहा है आपको? रशिया से 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है चाइना, राइट? तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पर काम कर रहा है। और यानी कि यहां पर जो एंगेजमेंट अभी है, मतलब जो चाइना काम आ रहा है रशिया के, इसका बड़ा प्राइस रशिया को देना पड़ रहा है। ये वो समय है जब चाइना चाहता है कि ग्लोबल ऑर्डर में रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो अच्छा है भाई, यूक्रेन के साथ तुम्हारा युद्ध होगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि हम कितनी बड़ी पावर हैं, कितने जरूरी हैं। अब ये तो हुआ वो बात जिससे प्रूव होता है कि रशिया गलत ट्रैक पे जा रहे हो। समय की मार है, मानते हैं, लेकिन थोड़ा कॉशियस भी रहो। बीइंग इंडियन वी नो दैट वी कंसिडर रशिया एज अ ट्रू फ्रेंड। चलो एनालाइज करते हैं, क्या रशिया कॉशियस नहीं? अगर हम और आप जान पा रहे हैं कि भाई ये इतना डिपेंडेंट होना चाइना पे ठीक नहीं है, तो क्या रशिया नहीं जान पा रहा? जरा समझते हैं। रियलिटी चेक देखिए रशिया को पता है कि इकोनॉमिक लेवरेज इस समय चाइना ले रहा है, राइट? लेकिन ये कह देना कि मॉस्को तो चाइना का पपेट बन गया, जैसे कि कई सारे वेस्टर्न मीडिया और उसके जुड़े हुए जो थिंक टैंक्स है वो कह रहे हैं, हमें लगता है ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। कारण, अगर मैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात करूं तो रशिया का अगर हम टोटल फॉरेन ट्रेड देखें और उसमें चाइना का पोर्शन देखें तो वो इतना ज्यादा नहीं है। वो अमाउंट बढ़ गया है, मतलब भाई पहले 10 रुपए का सामान खरीदे थे, जब आप 1000 का खरीदने लग गए। मानते हैं ये बात, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड ऐसा है कि रशिया और किससे ट्रेड नहीं कर रहा, बस चाइना से ही ट्रेड कर रहा है। जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं वो डेटा को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी पिक्चर नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव है अगेंस्ट रशिया। अब जरा प्रूफ करते हैं इस बात को। चाइना का शेयर इन रशिया ट्रेड इज अप्रोक्सीमेटली 22%। अनडाउटली सिग्निफिकेंट है भाई, 22% बड़ी बात है भाई। टोटल अगर 100 रुपए का ट्रेड कर रहे हो तो 22 का तुम चाइना के साथ करो, बड़ी बात है। बट चाइना का तो इससे बड़ा ट्रेड, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो अगर 100 रुपए का ट्रेड करता है ऑस्ट्रेलिया, तो 26 रुपए का ट्रेड चाइना के साथ करता है। तो मेरा ये सवाल है वेस्टर्न मीडिया से कि भाई साहब, अगर 100 रुपए के ट्रेड में से 22 रुपए का ट्रेड रशिया इस समय चाइना के साथ कर रहा है, मानते हैं बात, लेकिन 26% ऑफ द टोटल फॉरेन ट्रेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो तो चाइना के साथ हो रहा है। और ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो ऑकस में मिलके एंटी चाइना स्टैंड ले रहा है यूएसए के साथ। तो अगर जिसका टोटल ट्रेड का 26% चाइना पर डिपेंडेंट है, वो इतना दमखम दिखा सकता है जरूरत आने पर क्वाड में, ऑकस में, तो भाई साहब रशिया को आप क्या कह रहे हो, पपेट बता रहे हो? ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा थोड़ा ना है कि आधी पिक्चर दिखाओगे और हम उसी को देख लेंगे। हम दोनों पक्ष समझ सकते हैं। अदर्स आर डिपेंडेंट टू। जैसे एग्जांपल देते हैं, चाइना इज करेंटली बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ लगभग 120 कंट्रीज, 120 देशों के आसपास। लेकिन क्या उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी बिल्कुल खो दी है? नहीं। मतलब मैं 26% से भी ज्यादा रेशियो की बात करूं, वो सारे जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में देश हैं। लेकिन हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर उनको भी लगता है कि भाई कोई एग्रीमेंट उनके फेवर में नहीं है, तो अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी के बेसिस पे वो कैंसिल कर दे रहे हैं उसको, राइट? तो अगर वो कैंसिल कर दे रहे हैं तो भाई साहब ये तो रशिया है कि नहीं? ऑप्शंस प्रेजेंट। अब रशिया के लिए आपने कह दिया कि चाइना के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? देखिए ऐसा नहीं है। एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर हम वॉल्यूम ऑफ रशियन ऑयल एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के साथ लगभग, ये जो डेटा बता रहा है क्या कह रहा है, 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे
ये ट्रेड हो रहा है। स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज अगर हम उनको साथ ले लें तो 1.6 मिलियन बैरल पर डे हो रहा है। फिर अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना के साथ तो 2.2 मिलियन बैरल पर डे है। तो भाई 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे और 1.7 मिलियन बैरल पर डे। तो यहां तो हमें डेटा बता रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सारा ऑयल चाइना ही ले रहा हो। मतलब प्रोजेक्शन तो आपने ऐसी बना दी थी कि भाई चाइना ही ले रहा है। कंपैरिजन तो करिए, अगर इंडिया को अब बाकी डेवलपिंग नेशंस के साथ ऐड कर लें, अगर कितना ऑयल वो खरीद रहे हैं तो 1.7 1.6 इट इज लार्जर देन 2.2, है कि नहीं। ऑप्शन फॉर इंपोर्ट, अब क्या रशिया केवल चाइना से इंपोर्ट करेगा? नहीं भाई साहब, उसको सपोर्ट कर रहा है टर्की। टर्की को नेटो का पार्ट है और टर्की कहता है रशिया तुम बहुत काम के हो, क्योंकि ये सीरिया पड़ोस में से हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ऐसे में रशिया तुम स्ट्रांग रहोगे तो सीरिया में स्टेबिलिटी रहेगी। टर्की को प्रॉब्लम है, कुर्दिस्तान की मांग चल रही है, वो कुर्दिस्तानी रेबल कहीं हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी ना कर दें। तो रशिया इज लाइक कि टर्की तुम टेंशन मत लो, हम बैठे हैं यहाँ। तो टर्की कह रहा है तुम बैठे हो वहाँ तो हम भी बैठे हैं तुम्हारे लिए। टर्की, यूएई, इंडिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इन सब के साथ भी तो ट्रेड चल ही रहा है भाई साहब। तो पैरेलल ट्रेडिंग इन सब के साथ चल रही है। तो यू कैन नॉट से कि केवल बीजिंग पे ही डिपेंडेंट है। अब एक और अच्छी बात, रशिया ने बीआरआई को नहीं ज्वाइन किया। बीआरआई जिसका विरोध इंडिया करता है। नंबर 2, रशिया ने साउथ चाइना सी में जो चाइना का क्लेम है कि भाई ये सारे आइलैंड चाइना के हैं, उसको नहीं माना है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि रशिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का यूज कर रहा है। और यहां पर रशिया और इंडिया के कंसर्न्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? राइट। डोमिनेटिंग मूव्स नॉट मेटलाइज्ड। अब देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वेस्टर्न मीडिया कह रही थी कि भाई साहब अब ना चाइना ऐसा कर देगा कि चाइना के लोगों को अगर रशिया में जाना है तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइना बीआरआई के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहा है जर्मनी से वाया रशिया, तो रशिया में कोई पॉइंट ऑफ स्टॉपेज नहीं होगा, डायरेक्टली वहां से चला जाएगा। मतलब जो ट्रांजिट है रेलवेज का वो इसके बीच में से होगा, वीजा रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, टैरिफ रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये हुआ नहीं है अभी। बात समझ में आ रही है? तो ये शो करता है कि रशिया अपनी इंडिपेंडेंस रख रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ समय पहले अभी खबर मिली कि रशिया का एक साइंटिस्ट वो चाइना की एक सीक्रेट जो इनकी एजेंसी है उसके साथ कनेक्शन में था। रशिया ने पकड़ लिया। अब रशिया चाहता तो इस न्यूज को दबा सकता था कि भाई चाइना के साथ इतना ज्यादा हमें जरूरी है चाइना, लेकिन क्या रशिया ने ऐसा किया? नहीं। रशिया ने न्यूज को फैलाया, रशिया अरेस्ट साइंटिस्ट फॉर एलिजिड कोलैबोरेशन विद चाइनीज सीक्रेट सर्विस। तो भाई अपने साइंटिस्ट को तुम चाइनीज सीक्रेट सर्विस के साथ कनेक्ट होते हुए पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम चाइनीज सीक्रेट सर्विस को मानते हो कि ये तुम्हारे देश के लिए खतरा हो सकती है कि नहीं? तो रशिया इज एन एसेट, मतलब ये बात पता है कि भाई चाइना तुम्हारे लिए रशिया एसेट है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। जो इस समय चाइनीज के पास जो मिलिट्री वेपनरी है, तो उसके आर्सेनल में कितने सारे ऐसे वेपन्स हैं जो यूएसएसआर एरा के जो प्रोटोटाइप हैं उससे इंस्पायर्ड हैं। प्लस अब आप कहेंगे इससे क्या कनेक्शन ये है, ये यूएसए के वेपनरी के साथ सामने कितने टिकेंगे ये आपको रशिया बता सकता है। क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, यूक्रेन के इस इन्वेजन में ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप की वेपनरी के साथ में एक्सपीरियंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो जो वॉर एक्सपीरियंस है वो चाइना को काम आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि चाइना को काउंटर जो करना चाह रहा है वो तो यूएसए है। और जिस दिन यूएसए ने काउंटर करा इन फॉर्म ऑफ वॉर इन फ्यूचर, तो क्या चाइना के पास एक्सपीरियंस है यूएसए के साथ में यूएसए की वेपनरी को टक्कर देने का? नहीं है, वो रशिया के पास है। तो रशिया इज एन एसेट टू चाइना, राइट। तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी रशिया से कि जब तुम्हारी इकोनॉमी पे सैंक्शन लगते हैं तो किस तरीके से बचा जाता है। रशिया ने ड्यूरिंग दिस सैंक्शन इकोनॉमी ग्रोथ को इंप्रूव किया है। तो भाई कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को तुमने इंप्रूव कर लिया? तुम्हारे फाइनेंशियल सिस्टम को तुमने कैसे ट्विक किया? तो ये सारे एक्सपीरियंसेस रशिया के पास बेटर हैं। वेपन टेस्ट जो मैंने आपको बताया, तो स्ट्रेटेजी टेस्ट, वेपन टेस्ट अगर चाइना को चाहिए अगेंस्ट यूएसए तो रशिया देगा, राइट। मिलिट्री कोऑपरेशन ऐसे में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ताइवान, अगर ताइवान वाले इशू पर यूएसए की फोर्सेस आगे बढ़ती हैं या सपोर्ट करती हैं वेपन्स के थ्रू ताइवान को, तो ऐसे में यू विल नीड कोऑपरेशन फ्रॉम रशिया, राइट। अब जानते हैं इंप्लीकेशंस ऑन इंडिया। देखिए हम जानते हैं कि
रिलेशंस आर नॉट इन परफेक्ट फेज व्हेन इट कम्स टू रशिया, इंडिया एंड चाइना। क्योंकि मिस्टर पुतिन ने ये बात कही थी, RIC एक पिलर हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट कर सकता है, रशिया, इंडिया, चाइना, लेकिन हमारा कन्वर्जेंस नहीं होता है। कुछ ऐसे मुद्दे नहीं है कि हम अब चाइना और इंडिया अपने बीच के जो गैप्स हैं, जो कन्फ्रंटेशंस हैं, उसको हटाकर एक हो जाएं। तो यानी कि हमें फिर रशिया और चाइना के डायनेमिक्स में तो कॉशियस होना पड़ता है। दिल्ली की अपनी थीसिस है, यानी कि हमारी थीसिस है कि रशिया जो है इंडिया के कंसर्न्स को ध्यान रखेगा जब चाइना पर बात आएगी कि चाइना के कितने करीब जाना है। लेकिन हमें यह भी पता है कि हम एक बैलेंसिंग पावर का रुख देख रहे हैं अपनी एक्टिविटीज। मतलब हम एक तरफ इंडो पैसिफिक में क्वाड का पार्ट भी बनते हैं, तो दूसरी तरफ रशिया एंड चाइना के साथ SCO में भी बैठे हैं। तो रशिया चाहेगा कि यार तुम USA के ज्यादा करीब मत जाओ, लेकिन हमें USA की जरूरत है टू काउंटर चाइना, राइट? क्योंकि रशिया तो चाइना को काउंटर करेगा नहीं, वो तो बैलेंस करेगा, अपने फायदे के लिए भी उसको यूज करेगा, है कि नहीं? तो ऐसे में हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और साथ में वी नीड टू बी वेरी शार्प कि रिलेशंस में कब कुछ बदलाव आ रहा है, राइट? क्योंकि अगर जी एंड पुतिन क्लोज होते हैं इन नियर फ्यूचर, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना होगा, राइट? तो आई थिंक अब आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिल गई होगी। यू कैन कनेक्ट विद मी हियर, शशांक त्यागी फॉर यू एंड शशांक यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ रशिया चाइना स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑन इंडिया। क्लैरिटी मिल गई आपको? ग्रेट। तो थैंक यू ऑल। लास्ट में आपको बता देता हूं कि आपको कैसे क्लासेस को स्टार्ट करना होता है अपनी। इट्स क्वाइट सिंपल प्रोसेस। आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी शुरू करनी है। आप studyaki.com पर जा सकते हैं अगर आपने सोच लिया है कि अब सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। GS बैच आपको ज्वाइन करना है, P2I, यहाँ पर टैप कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बैच क्लोज हो रहा है 24 तारीख को। एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 22, आज 21 है, तो हाई टाइम टू ज्वाइन। अभी ओरिएंटेशन क्लास हो रही है इस बैच में। ज्वाइन करते समय यहाँ पर ऑफर अवेलेबल में अगर आप त्यागी लाइव यूज कर लेंगे ऐसे TYAGILIVE, तो आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे अगर आप EMI पे ज्वाइन करना चाहते हैं, बस यहाँ पर टैप करना है, इस पर EMI पर टैप करना है, EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। सो और आपकी इसमें बुक्स भी इन्वॉल्व हैं। बुक्स का 18 बुक्स का सेट आपके घर पहुँच जाएगा, और मतलब इसके बाद GS में आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कंटेंट, पूरी तैयारी, रिवीजन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, एस्से, सब कुछ है इसमें। आपको ऑप्शन अलग से तैयार करना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, जो भी आप लेना चाहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हमारे पास 8 ऑप्शनल है। मैं पर्सनली पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ, वो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूज कर लेंगे कोड TYAGILIVE एंड TYAGILIVE, एंड दैट्स हाउ यू कैन ज्वाइन। और इसको भी आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो फिर मिलते हैं क्लासेस में आपसे। ख्याल रखिए। जय हिंद।